पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत ही कामयाब दौरा अमेरिका का करके वापस आए हैं और आज अलसुबह वो पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लाए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से माजी में भी बहुत खिताब हुए हैं और वज़ीर आज़म ने तकारीर भी की हैं, मगर मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की पजीराई इस दफ़ा पाकिस्तान को मिली है ये पहले देखने में नहीं आई और ये पाकिस्तान के लिए एक एज़ाज़ है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान की वहाँ पे इज़्ज़त हुई, जो बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं दो ममालिक के सरबराहान के दरमियान, वो बहुत ही हौसला अफ़ज़ा थी और उनमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़ेरे गौर आईं जिससे पाकिस्तान के ना सिर्फ फ़ॉरेन पॉलिसी स्टांस को तक़वियत मिली बल्कि पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ। और जो हम ये बात हमेशा करते थे कि फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से, बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से मामलात में जो है वो बेहतरी आ रही है। अल्लाह का शुक्र है कि इस दौरे से ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत कामयाबी से चल रही है और पाकिस्तान एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, रीजन में भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो मुस्लिम उम्मा के हवाले से एक हमेशा बात की जाती थी, उस हवाले से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन के मामले पर और इजरायली जारहियत के ख़िलाफ़ जितनी ज़ोरदार और तवाना आवाज़ वज़ीर आज़म साहब की वहाँ पे रही, पूरी दुनिया ने उसकी गवाही दी और इस कॉज़ के लिए हमेशा से मैं समझता हूँ कि चाहे वो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो या दीगर बैनुल अक़वामी सतह पर फोरम्स हों, उस पर हमेशा ही एक बड़ी ज़ोरदार आवाज़ रही है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की। और वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि जो फ़लस्तीन के अंदर नस्ल कुशी जारी है, जंगी जराइम का इर्तिकाब हो रहा है और बर्बरियत है, उसको ना सिर्फ बंद किया जाए, ना सिर्फ जंगबंदी की जाए, बल्कि इसराइल को एहतसाब के कटहरे में लाया जाए। तो बैनुल अक़वामी सतह पर फ़ॉरेन पॉलिसी की जो ये कामयाबी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म का ख़िताब आलमी रहनुमाओं में सबसे ज़्यादा ख़िताब वो देखा गया। और मैं अगर सोशल मीडिया के फ़िगर्स आपको बताऊं तो सिर्फ एक बड़ा क्रेडिबल बैनुल अक़वामी चैनल है अल जज़ीरा, उस पर 1.6 मिलियन लोगों ने उसको देखा। और आप अगर इजरायली वज़ीर आज़म का देखें तो सिर्फ उस पर 3 लाख जो है वो व्यूज़ आए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तकरीर एक तवाना आवाज़ थी फ़लस्तीन कॉज़ के लिए, एक ज़ोरदार आवाज़ थी और मुस्लिम उम्मा की तर्जुमानी की गई कि पाकिस्तान हमेशा से मुसलमानों के मसाइल को उठाता है, उजागर करता है, मगर तारीख़ी तौर पे अगर देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जब तारीख़ लिखी जाएगी, इस तकरीर का ज़रूर ज़िक्र आएगा कि किस तरीके से एक इस कॉज़ के लिए हर हवाले से, हर पहलू से उस कॉज़ के लिए बात की गई। और ना सिर्फ बात की गई बल्कि कहा गया कि जो इसमें खामोश हैं इस इसराइल वाली कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, उस पर जो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं वो इसमें सहूलतकार हैं। तो ये कहना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है। और ना सिर्फ ये, आगे जाके जो इसराइल के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में वहाँ से वॉकआउट किया, आप यकीन माने कि जब हम वॉकआउट कर रहे थे दीगर ममालिक के लोगों ने हमें देखा और उसके बाद वो पूरा हॉल खाली हुआ, सबसे पहले हमने वहाँ वॉकआउट किया। और ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब वॉकआउट वहाँ पे किया एहतजाजन, तो नेतन्याहू ने जब तकरीर की, मुझे फ़ख्र है बतौर मुसलमान के, बतौर पाकिस्तानी के, कि अल्लाह ताला ने हमें ये एज़ाज़ बख्शा कि नेतन्याहू की तकरीर में जब हमने वॉकआउट किया तो वो हॉल खाली था। नेतन्याहू ने वहाँ पे खाली हॉल से तकरीर की। तो ये भी एज़ाज़ पाकिस्तान को जाता है कि जहाँ पे हमने फ़लस्तीनियों की आवाज़ उठाई, उनके ख़िलाफ़ जुल्म बर्बरियत के हवाले से भरपूर तरीके से एक मुकदमा पेश किया और अक़वाम आलम को कहा कि इस पर खामोशी जो है वो
जुर्म के बराबर है और इसका हल होना चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए और इसमें एहतसाब होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तारीख़ी तौर पे पाकिस्तान ने सबसे तगड़ा स्टांस यूएन जनरल असम्बली में लिया। और आप यकीन माने कि जब हम फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को मिले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाजू पकड़ के उन्होंने कहा कि आप मेरे भाई हैं, जितना आपने हमारे लिए किया है, जितनी आपने हमारी आवाज़ उठाई है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार है हमारे हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि आपने हमारे हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई है और आपने हर फोरम पे हमारी बात की है, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने जो इमदादी सामान भिजवाया और जो पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मेडिकल स्टूडेंट्स को बाकायदा तौर पे यहाँ पे तालीम के हवाले से उनको मौक़े फ़राहम किए, हम चाहते हैं कि उसमें भी इजाफ़ा किया जाए। तो देखिए, पाकिस्तान इसमें बहुत अहम किरदार कर रहा है। मियाँ शहबाज शरीफ की पॉलिसी पहले दिन से बड़ी क्लियर है कि वो मेडिकल स्टूडेंट्स हों जिनको यहाँ पे तालीम के मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स को, क्योंकि अगर वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस बंद हैं और जंग जारी है तो बहुत जल्द एक ऐसा टाइम आएगा कि वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तालीम जो है वो जारी नहीं रख सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से इमदादी सामान हो, वहाँ के स्टूडेंट्स को यहाँ पे मौक़े फ़राहम करना हो। फ़लस्तीनी सदर ने जिन अल्फाज में पाकिस्तान का शुक्रिया किया हमने और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बात की, मैं समझता हूँ कि ये गवाही फ़लस्तीन के सदर दे रहे हैं कि पाकिस्तान का शुक्रिया इस बात पर। देखिए, पाकिस्तान का पासपोर्ट वाहिद पासपोर्ट है दुनिया के अंदर कि जिस पे लिखा है कि ये तमाम दुनिया के ममालिक के लिए वैलिड है सिवाय इजराइल के। तो पाकिस्तान की तो ये फ़ॉरेन पॉलिसी है और आज तक हम उस पर कायम हैं। मगर जिस तरीके से फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा गया है, इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई है, जिस तरह वॉकआउट किया गया है और दीगर आलमी रहनुमाओं से इस पर गुफ्तगू हुई है, ये मुस्लिम उम्मा में पाकिस्तान एक अहम मुल्क बन के उभरा है और मुस्लिम उम्मा की आवाज़ बन के मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे ये मुकदमा लड़ा है। और मैं वहाँ पे जो आलमी रहनुमा थे, चाहे वो ईरान के सदर हों, चाहे फ़लस्तीन के सदर हों, चाहे तुर्की के सदर हों, चाहे वो कुवैत के क्राउन प्रिंस हों, जिन भी आलमी रहनुमाओं से इस पर बात हुई, बाकायदा तौर पे इसराइल की बर्बरियत और फ़लस्तीनियों के हकूक़ की जंग जो है वो वज़ीर आज़म के मुकदमे में सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी के ऊपर थी कि उन ममालिक से बायलैटरल टॉक्स के अंदर भी फ़लस्तीन का मामला सामने आया। तो मैं जितने लोग यहाँ पे फ़लस्तीन के वाले से एहतजाज कर रहे थे, मैं उनको ये कहूँगा कि हम आपकी आवाज़ बने। और ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जिन्होंने ना सिर्फ इस तकरीर को सराहा बल्कि पाकिस्तान के इस मुकदमे को सपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने जो है वो भरपूर मुकदमा लड़ा है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में। तो उसमें बहुत सारे तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं जो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि जी बाकी इख्तलाफ अपनी जगह पे, मगर आपने जो ये मामला किया है हम मुकम्मल तौर पे आपके साथ हैं इसके ऊपर। तो मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके सपोर्टर जो माजी में भी एहतजाज करते रहे, ये तरीका होता है कि आप किसी कॉज के लिए हाईएस्ट लेवल पे जाके मुकदमा लड़ें और ज़ोरदार तरीके से लड़ें। तो हमने तमाम पाकिस्तानियों की, तमाम मुस्लिम उम्मा की तर्जमानी की और शहबाज शरीफ साहब ने इस पर बहुत आला स्टांस लिया और आलमी रहनुमाओं से भी जो बात हुई तो उसमें भी ये मुकदमा बड़े अच्छे तरीके से लड़ा गया और उन्होंने भी इससे इत्तफाक किया। कश्मीर के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना सिर्फ कश्मीर के कॉज को उसमें एक नई रूह फूंकी गई, बल्कि बुरहान वानी की लेगेसी का वहाँ पे जिक्र किया गया और ये कहा गया कि भारत जो मजालिम ढा रहा है मजलूम कश्मीरियों के ऊपर, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा कि उससे आज भी बुरहान वानी की मीरास ज़िंदा है, उसकी लेगेसी ज़िंदा है, उसका कॉज ज़िंदा है जिसके लिए उस नौजवान ने अपनी जान का नजराना पेश किया था। और जो स्टेट टेरिटरी डिक्लेयर किया जा रहा है और जो एक हिंदू सुप्रेमिसिस्ट आइडियोलॉजी है जिसके तहत वो मुसलमान मेजॉरिटी को वहाँ पे माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये इस मुकदमे की सबसे बड़ा पॉइंट था कि आप वहाँ पे उसको स्टेट टेरिटरी डिक्लेयर करके बाकी लोगों को वहाँ पे प्रॉपर्टी के राइट्स दे के मुस्लिम मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और आप कश्मीरियों के हकूक़ आपने सल्ब कर लिए हैं और कश्मीरियों को आप हक़ खुद इरादियत नहीं दे रहे, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के कॉज के लिए, और ये भी कहा कि अगर आप ये
मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखेंगे और आज़ाद जम्मू और कश्मीर पर आप चाहेंगे कि कोई गासिबाना कोशिश की जाए, तो पाकिस्तान इस पे फैसला कुन जो है वो आपके साथ मामला करेगा। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत अहम दौरा था इस हवाले से कि जहाँ पे कश्मीर और फ़लस्तीन की दोनों की आवाज़ पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से उठाई, और ना सिर्फ उठाई बल्कि उस पर वाशगाफ अल्फाज में दोनों कॉजेज़ के लिए अपना मुकदमा लड़ा, और भारत की जारियत के ख़िलाफ़ भारत की जो पॉलिसी है कश्मीर को लेके उसको ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया बल्कि भारत को वार्निंग दी इसके ऊपर कि इस पे पाकिस्तान जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी किस्म का भी जो है पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा जाए। तो ये एक तारीख़ी दौरा था, और मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया ने ना सिर्फ इसकी तारीफ़ की बल्कि इसका एतराफ़ भी किया कि इस तरीके से ये मुकदमा पहले नहीं लड़ा गया। तो इस हवाले से जो बाकी मामलात थे जिसमें पाकिस्तानी मईशत के हवाले से भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई, और उस पेशरफ्त के हवाले से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ना सिर्फ MD IMF ने बल्कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसी की तारीफ़ की और कहा कि पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसी जो है वो ठीक तरीके से चल रही है। तो उनकी तरफ से ये बात कहना कि पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसी जो है वो ना सिर्फ ठीक तरीके से चल रही है बल्कि पाकिस्तान की ग्रोथ में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान में जो महंगाई है उसमें कमी आई है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात थी कि ना सिर्फ IMF का मुआहदा तय पाया बल्कि IMF का मुआहदा तय पाने के साथ साथ वहाँ पे बड़ी अच्छे तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी की भी तारीफ़ हुई। और मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पे इवन जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब अर्दगान, उन्होंने भी कहा कि आपकी इकॉनमी जो है वो उसमें बेहतरी आ रही है, उसमें पहले से बहुत बेहतरी आई है, और ना सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी में बेहतरी आई है बल्कि पाकिस्तान का जो पॉलिसी रेट नीचे गया है उससे इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा हुआ है। तो तुर्की के सदर की पाकिस्तान की इकॉनमी की तारीफ़ करना वो भी एक बहुत बड़ा कारनामा मैं उसको समझता हूँ कि तुर्की, आपने देखा कि तुर्की की इकॉनमी ने जिस तरह तरक्की की है पिछली कई दहाइयों के अंदर, उसमें पूरी दुनिया उसकी गवाही देती है। तो तुर्की के सदर का पाकिस्तान की इकॉनमी की तारीफ़ करना और कहना कि आपकी इकनॉमिक पॉलिसी जो है वो बिल्कुल ठीक चल रही है और अच्छे तरीके से चल रही है, तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात थी। तो इस दौरान मैं समझता हूँ कि इकॉनमी के हवाले से जो मुस्बत ख़बरें आई हैं उसमें सरे फहरिस्त जो महंगाई का सिंगल डिजिट में आना है, और महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट में ना सिर्फ अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस आई है कि ये कहा जा रहा था कि जी महंगाई में कमी नहीं, क्योंकि पिछले साल 32% से इस साल 9.6% पे, और इंशाल्लाह ताला इससे भी आगे जाके जो है वो मज़ीद इसमें कमी वाक़ई होगी। ये पाकिस्तान के लिए एक इस बात की गवाही है कि जो इकनॉमिक पॉलिसी मियां शहबाज शरीफ साहब लेके आए और जो उन्होंने स्टेप्स लिए मईशत को लेके, वो पाकिस्तान के ना सिर्फ मफाद में थे, उनके समरात आना शुरू हो गए। महंगाई में इस कमी को अगर आप देखें तो इसके साथ साथ पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इजाफा हुआ जब हम आए थे, और अब आप अगर मुकाबला करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान के बहुत बड़े हैं। करेंसी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक स्टेबल है, और अभी ब्लूमबर्ग ने ये कहा कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो 3.07% पर है, और पाकिस्तान की GDP ग्रोथ में इजाफा हो रहा है। और ये भी अगेंस्ट एक्सपेक्टेशंस था कि ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि पाकिस्तान की GDP ग्रोथ के अंदर इतनी जल्दी इतना इजाफा होगा। तो GDP ग्रोथ को देख लें,
आप पॉलिसी रेट को देख लें जो शरह सूद को कम किया गया है, आप बाकी जो इशारिये हैं महंगाई को लेके देख लें, आप जो एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ है 14% का, आप उसको देख लें। एक्सपोर्ट्स के बाद आप अगर देखें कि ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक साजगार माहौल पैदा किया गया है, मैं समझता हूँ बहुत खुशाइंद है। और अब दुनिया के ममालिक जो हैं वो हमारी इकनॉमिक पॉलिसी को ना सिर्फ इंडोर्स कर रहे हैं बल्कि उसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसी बेहतरी की तरफ जा रही है और उसके समरात अवाम तक पहुँच रहे हैं। आप पेट्रोल में देख लें, मुसलसल 5वीं बार जो है वो पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है। और मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ हर बार इस पे एक डिस्कशन ज़रूर होती है कि कितनी कमी की जाए, मगर इस कमी के साथ साथ अवाम तक इसके असरात पहुँचाना बहुत ज़रूरी हैं। अभी हम कंपैरिजन कर रहे थे कि आटा जो है वो पिछले साल 160 पे था, अब 80 रुपये के ऊपर है। तो देखिए ये एक नेगेटिविटी का जब माहौल आता है ना, कि जब हर बंदा नेगेटिव बात कर रहा होता है, और ना सिर्फ नेगेटिव बात कर रहा होता है बल्कि एक सियासी जमात ये कोशिश कर रही है कि वो मुल्क में एक ऐसा तासुर कायम करे कि जिसके तहत ये लोगों को बताया जाए कि जी मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। ये जो आप धरने देख रहे हैं या ये इनकलाब का ऐलान देख रहे हैं, ये इनकलाब का ऐलान सिर्फ इसलिए है कि जिस तरह पीछे IMF के लेटर लिखे गए थे और IMF की डील को सैबोटाज करने की कोशिश की गई थी, ये जो अब एक लश्कर कशी की जा रही है, ये सिर्फ इसलिए है कि इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि महंगाई कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। इसका और कोई मकसद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। आपने इनकलाब लाना है, एक पूरे सूबे की हुकूमत आपके पास है, आप तालीम के शोबे में इनकलाब लाएं, आप लोगों को वहाँ पे स्कूल और कॉलेज बना के दें, यूनिवर्सिटियाँ बना के दें। आपने इनकलाब लाना है तो आप इनकलाब लेके आएँ सेहत के शोबे में, दुनिया के बेहतरीन अस्पताल बनाएं, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल को अपग्रेड करें, वहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बनाएं मेडिकल एजुकेशन के, आप उसका इनकलाब लेके आएँ। आपने इनकलाब लाना है, आप वहाँ के लोगों को उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर लें। लॉ एंड ऑर्डर तो सूबाई सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे एक तरफ हमले हो रहे हैं, एक तरफ आप इधर लश्कर कशी कर रहे हैं। तो क्या ही अच्छा होता कि आप तालीम का इनकलाब लेके आते, क्या ही अच्छा होता आप सेहत का इनकलाब लेके आते, क्या ही अच्छा होता कि आप लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप इनकलाब लेके आते। मगर ये इनकलाब आप लाते नज़र नहीं आते। और दूसरी तरफ एक लश्कर कशी है और एक कोशिश है कि जो मुल्क की इकानमी बेहतर होना शुरू हुई है उसको साबोटाज किया जाए। आप इसमें हिस्सा डाल सकते थे, आप इस जो मईशत की बेहतरी है, जो इकनॉमिक पॉलिसी है, इसके अंदर हिस्सेदार बन सकते थे। मगर ये जो लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की कोशिश है, देखिए स्टेट इसको टॉलरेट नहीं करेगी। अगर मकसद अमन अमान को ख़राब करना है, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाना है, रस्तों को बंद करना है और सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके क्रेनें ला के, सरकारी गाड़ियाँ ला के वफाक के ऊपर लश्कर कशी करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो किसी सूरत भी ना काबिल कबूल है, ना इसको बर्दाश्त किया जा सकता है। और आपके अपने सूबे के ये हालात हैं कि ना आपका तालीम पे फोकस है, ना सेहत पे फोकस है, ना आपने प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई हैं, ना आप अशियाई खुर्दनोश को चेक करने जाते हैं। आप पंजाब से कंपैरिजन कर लें कि वहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, इधर पेट्रोल की कीमत नीचे जाती है, उधर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन होता है और अड्डों पे छापे पड़ते हैं कि जी क्या कोई ट्रांसपोर्टर किसी शहरी को ज़्यादा तो नहीं चार्ज कर रहा। आप कम अज़ कम जो पेट्रोल की कीमत कम हुई है, बतौर वज़ीर आला एक प्राइस कंट्रोल कमेटी बता दें, एक आपका बता दें कि आपने किसी भी ट्रांसपोर्ट को सील किया हो या आपका कोई वज़ीर किसी दौरे पे गया हो, छापे पे गया हो। आपके वज़ीर तो सारा दिन बंदे इकट्ठे करने में मसरूफ़ हैं कि हमने लश्कर कशी करनी है, बंदे इकट्ठे करो। तो ये सूबे को तबाह करने जा रहे हैं, ये मुल्क की मईशत को डीरेल करना चाहते हैं, मगर इनके करने से होगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। ये अल्लाह ताला का करम है कि तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं और इस लश्कर कशी का जो मकसद है, जो ये इसे अचीव करना चाहते हैं, इसमें ये हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे। और
ना सिर्फ उनकी नाकामी इनका मुकद्दर है, बल्कि जो ये इक़दाम कर रहे हैं उस पर इंशाअल्लाह ताला कानून भी हरकत में आएगा। आखिरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि देखिए, जो इस वक्त मुल्क के अंदर हालात चल रहे हैं, और रिज़र्व सीट्स का मामला हो या 63A का मामला हो या आइनी तरमीम का मामला हो, तो देखिए इस मुल्क में आइन ये कहता है कि पार्लिमान एक बालादस्त इदारा है, पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लिमान आइन को भी अमेंड कर सकता है, पार्लिमान कानून साजी भी कर सकता है। मगर मैं समझता हूँ कि ये अफसोसनाक है, और जो लीगल एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे हैं कि इस पर एक सियासत शुरू हो गई है और एक चीज़ों को पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो इसको पोलिटिसाइज़ नहीं होना चाहिए। ये पार्लिमान की मंशा है, पार्लिमान जो चाहेगा, जिस तरह चाहेगा वो करेगा। जिस तरह 63A के मामले पे पहले आइन को रीराइट किया गया और आइन की एक शिक को बाकायदा अमेंड कर दिया गया, तो ये इख्तियार उधर तो नहीं था कि आप इसको अमेंड करते या इसकी तशरीह इस तरह करते कि उसका मकसद ही चेंज हो जाता। और बाकी मामलात के ऊपर भी मैं ये समझता हूँ कि जो आइन और कानून की मंशा होगी उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला आगे चला जाएगा, और इस पे हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पे पार्लिमान की बालादस्ती के साथ खड़ी है और ये समझती है कि पार्लिमान की बालादस्ती के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया। सर, पहले मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, आपने कहा कि आपके प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच है ये अनप्रेसिडेंटेड इसका इम्पैक्ट है। प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच थी उसका भी इससे कम से कम ज़्यादा इम्पैक्ट था। ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन है। और क्वेश्चन आपसे ये है आपके कमेंट्स के लिए कि इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर शंकर ने जो तकरीर की है वहाँ पर, उसमें जो पाकिस्तान का हवाला है वो तमाम नुकात हैं जो तहरीक इंसाफ और उसका बानी चेयरमैन पाकिस्तान के बारे में, खा वो आर्मी से तल्लुक़ रखता हो, खा वो इंतखाबात का मामला हो, खा मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल हो, उसके बारे में जो उसकी गुफ्तगू थी वो 100% कोइंसाइड करती थी विद PTI और उसके जो बानी चेयरमैन थे। इस पर आपका कमेंट चाहिए। और दूसरा यह है कि UN जनरल असम्बली के बाहर जब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हो रही थी तो जिन बिल्कुल थोड़े से लोगों ने एहतजाज किया, बाहर नहीं था कोई, मेरे पास मौजूद है, खाली था बाहर तो। हाँ, मेरे पास तस्वीरें बहुत दूर उन्होंने जाके, और मैंने आपसे बहुत ज़्यादा मरतबा देखा है वहाँ पे, उसमें इंडियंस की मौजूदगी जो है उस पर आप क्या कहेंगे? शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ हैं, ये उनकी लेगेसी है, ये उनकी तकरीर है, और ये मैं समझता हूँ कि उनकी तकरीर की कंटिन्यूएशन है। हम कभी कोई फ़र्क नहीं करते और ना इसमें कोई फ़र्क है। तो उन्होंने भी हमेशा जो है वो बड़े पुरजोर तरीके से ये मुकदमा हमेशा पेश किया, तो ये दैट गोज़ विदाउट सेइंग, इसमें कोई शक व शुबा है ही नहीं। और स्पेशली मुझे तो कोई शक व शुबा नहीं, मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है इस हवाले से। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि जयशंकर ने जो तकरीर की, मुल्क अपनी बात करते हैं और मुल्क कॉजेज़ की बात करते हैं। हमारी तकरीर ने उनको मजबूर किया कि उनकी तकरीर जो है वो सारी पाकिस्तान के ऊपर थी। तो आप देखें कि जब आपका मुखालिफ जो है वो अपनी मेन तकरीर ही आपके ऊपर कर दे, तो इसका मतलब है कि आपकी तकरीर ने उसको पर असर डाला है, उसको इम्पैक्ट किया है, और आपकी तकरीर से उसको जो है वो तकलीफ पहुंची है। ये तो इसका तो बिल्कुल ये क्लियर मकसद है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सारी वो बातें हैं जो बानी चेयरमैन PTI करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। और मुझे ये बताइए कि एक तरफ वज़ीर आज़म फ़लस्तीन के कॉज के लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जेरूशलम टाइम्स ये कह रहा है कि जी ये आदमी बड़ा बेहतरीन आदमी है। यार आप मजम्मत कर दें, क्या जी जेरूशलम टाइम्स गलत कह रहा है? मुझे एक बंदा बता दें जिसने मजम्मत की हो, कहा और नहीं जी ये टाइम्स ऑफ इसराइल ने बड़ी गलत बात की है, ये टाइम्स ऑफ इसराइल जो है हम इसकी मजम्मत करते हैं, गलत आर्टिकल। भाई मजम्मत तो कर दो। अब मेरे ये इस बयान के बाद आ जाएगी एक आदि ना, आ जाएगी, अब मजबूरी है क्योंकि मैंने ये बात कर दी है। मगर इनकी क्या ज़बानें जो हैं वो बंद हो गई हैं, इनके होंठ सिल गए हैं, इनको किसी ने मना कर दिया है कि आपने इजराइल की मजम्मत नहीं करनी। भाई खुदा का खौफ करो, इतना तो कह दो कि ये दोनों आर्टिकल्स का मतन गलत है। अब मसला ये है कि गोल्डस्मिथ बैठे हैं वहाँ पे, अब वो नाराज़ होंगे कि अगर ये मजम्मत आ गई। दो चीज़ों का आज तक जवाब नहीं मिला। एक तो ये, अब चले मजम्मत आज कर देंगे, शेख वकास अकरम आएंगे थोड़ी देर बाद, वो बिल्कुल कर देंगे।
मगर दो चीज़ों का मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने अमेरिका में किसी पूछा, वहाँ पे जो सहाफ़ियों को मैं मिला, मैंने कहा मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान ने बानी चेयरमैन पीटीआई के दौर में किस बात पे एब्सोल्युटली नॉट कहा था। मुझे आप बता दें, आप में से कोई एक बंदा बता दे कि जी इस चीज़ पे हम खड़े हो गए थे, हमने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। मुझे नहीं पता। उन्होंने अड्डे मांग लिए थे, उन्होंने आपसे क्या मांगा था जिसमें आपने कहा था कि हम कोई गुलाम हैं जो तुम्हारी बात मान जाए? लोगों को बेवकूफ़ बनाया, भेड़ चाल लोगों को पीछे लगा लिया बयानिए के। मुझे एक बंदा बता दे एब्सोल्युटली नॉट किस बात पे कहा था और किसको कहा था। चलें ये छोड़ दे कि किस बात पे कहा था, किसको कहा था। क्या किसी का फोन आया था या चिट्ठी लिखी थी और लिखा था एब्सोल्युटली नॉट, डियर प्रेसिडेंट एब्सोल्युटली नॉट, योर सिंसियरली बानी चेयरमैन पीटीआई। ओ भाई, ये झूठ कितनी देर चलाएंगे? झूठ कितनी देर चल सकता है? एब्सोल्युटली नॉट का भी तिया पांचा हुआ बैठा है। स्टिकर तो लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं गाड़ी पे, एब्सोल्युटली नॉट अगर लिखा हो तो बहुत अच्छे लगते हैं, दूर से लगता भी है कि ये एक बड़ा बयानिया है। मगर ये कहा किसको था और किस बात पे कहा था? और इजराइल की मजम्मत क्यों नहीं करते भाई? क्या है उनके साथ रिश्ता आपका? क्यों फलस्तीन कॉज के लिए बात नहीं करते? क्यों जेल से बयान नहीं आता कि मैं नत्ते फलस्तीनियों के लिए जेल से पैगाम देना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं? यार इतना कह दो। क्यों नहीं कहते कि मेरे हक में जो आर्टिकल लिखे गए हैं ये गलत हैं, मैं उनका एजेंट नहीं हूं, मैं उनका बंदा नहीं हूं? तो ये अब आप इसका फैसला करें। दूसरा, वहां पे एहतजाज कोई नहीं हुआ। मैं बड़ा फिरा, मैंने कहा चलें कोई मुझे बंदा मिल जाए जिसने कतबा पकड़ा हो। आप यकीन माने 6 ब्लॉक तक कोई एहतजाज नहीं था। आपके साफ़ी वहाँ मौजूद थे, आमिर लासाना साहब वहाँ मौजूद थे, वहाँ पे उस्मान भट्टी साहब मौजूद थे। आप उनसे पूछें कि अक़वाम मुत्तहिदा के करीब करीब भी उनको पीटीआई का एहतजाज नजर आया हो। मैं तरदीद करता हूँ कोई एहतजाज नहीं था, कुछ 10-12 ब्लॉक पीछे एहतजाज था। मगर मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने हमारी बड़ी इज़्ज़त अफजाई की, हमें बहुत पजीराई दी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिस भी पार्टी से थे। हम जहाँ जहाँ गए हैं, एक पाकिस्तानी ने, उसका ताल्लुक हमारी सियासी जमात से नहीं था, मैंने कुछ चीज़ें उससे कहा हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। ये वहाँ के पाकिस्तानियों के जज्बात हैं इकॉनमी को लेके, पाकिस्तान की सियासत को लेके। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं कि आपकी वो तकरीर को अप्रिशिएट किया है, आप पीटीआई के सोशल मीडिया पे जाएं, जयशंकर की तकरीर उनके सोशल मीडिया पे अपलोड हो रही है, इसमें कोई डिस्प्यूट की बात ही नहीं है। दूसरा जो अभी खबर आई है कि जो सितंबर के फिगर्स हैं इन्फ्लेशन के, महंगाई मज़ीद नीचे आई है। और ये कौम के लिए खुशखबरी है कि महंगाई जो है वो 6.9% के ऊपर आ गई है लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक। तो मैं समझता हूँ कि ये भी आप देख रहे हैं कि पेट्रोल भी कम हुआ है, आटा भी कम हुआ है, प्राइसेस भी नीचे जा रही हैं, इकॉनमी में बेहतरी आ रही है। तो कौम को इस बात की भी मुबारकबाद है कि इन्फ्लेशन जो है वो 6.9% के ऊपर आ चुकी है। तो ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला का करम है कि हमारी इकनॉमिक पॉलिसी ठीक समत में जा रही है और इसके असरात जो है आवाम तक पहुँच रहे हैं। सनाउल्लाह साहब, सर एक तो ये ठीक है 6.9% आ गई है सितंबर के, आज फिगर रिलीज हुआ है। एक तो इसका इम्पैक्ट मार्केट में नज़र नहीं आ रहा, इस्लामाबाद जैसे शहर में नज़र नहीं आ रहा। तो वो कल बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर ने परसों या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अमेरिका के बाद, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, प्राइस कमेटियाँ या प्रोविंशन है, वहाँ पर इस बात की नाकामी है कि उस तरीके से उसको आसान नहीं किया जा रहा। दूसरा सवाल ये है कि पीटीआई ने 4 अक्टूबर को डी चौक पर धरना देने का ऐलान किया और कल से ये इतलात है कि हुकूमत कोई 196 CRPC के तहत कोई मुकदमा दर्ज करने जा रही है, कुछ सबली शमली भी बनी है। तो क्या इतलात हैं कि और ये धरने की इजाज़त दी जाएगी और क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी वगैरह से, जैसे मैंने अर्ज़ किया, पंजाब के अंदर वफाक के अंदर मजिस्ट्रेट्स भी मौजूद हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी मौजूद हैं। ट्रांसपोर्टर्स जो हैं जब किराया बढ़ाते हैं उसको भी इंश्योर किया जाता है कि वो किराया कम करें। अशियाए खुर्दनोश के हवाले से जो रेट निकलते हैं, रेट लिस्टें हैं, दुकानों को सील किया जाता है। मुझे पता है, मेरे अपने हल्के से फ़ोन आते हैं कि मेरी दुकान सील कर दी है, खुलवाएँ इसको। तो पूछता हूँ क्यों की है? वो जी रेट लिस्ट में फ़र्क था। तो ये बिल्कुल एक कीमतों को कम करने के लिए, अवाम तक इसके असरात पहुँचाने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी फ़ाल हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर मुकम्मल तौर पे काम कर रही है और भरपूर काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई अभाम नहीं है। और मैं केपी के वज़ीर आला को भी कहूँगा कि जब महंगाई कम हुई है, केपी में भी कम होनी चाहिए। ये इस्लामाबाद तो ऑलरेडी कर रहे हैं जी, उस पर
ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस पे काम कर रहे हैं बल्कि बड़े फ़ाल हैं, हर जगह छापे मारते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पे खासी हुकूमत की तवज्जो है। तो अली अमीन गंडापुर साहब को भी चाहिए कि ये जो कीमतें कम हुई हैं वो अपने सूबे में भी इस पर तवज्जो दें, वरना उधर कीमतें ऊपर ही रहेंगी और उधर दहशत गर्दी भी रहेगी। और ये इस्लामाबाद आने का जो बार बार ख्वाब देखते, देखिए इससे अचीव क्या करना चाहते हैं। इनका ख्याल ये है कि इधर जो है वो अदालती मामला चल रहे हैं, इधर हम प्रेशर बिल्ड करें। ये सीधी बात है ना, खुल के बात करते हैं, हम क्यों लगी लिपटी से काम लें। ये इधर से प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं, मगर लोग नहीं इकट्ठे हो रहे इनसे। जब इनकलाब आता है तो लाखों का मजमा होता है, 4 कंटेनर से तो नहीं इनकलाब रुकता ना। जहां पे मुल्कों में इनकलाब आया है, आपने देखा कि लाखों लोग जमा होते हैं, लाखों का मजमा होता है और उसके सामने कोई चीज अवामी समंदर के सामने नहीं ठहरती। ये 10 वजीर, 5 सरकारी गाड़ियां, 200 बंदे के साथ इनकलाब नहीं आता। ये इनकलाबी भी नहीं है, ये तो कोई मतलब बहुत कॉर्नर मीटिंग के लेवल के लोग हैं। हाँ, क्रेन से बड़ी शान बढ़ती है क्योंकि क्रेन बहुत लंबी होती है, 7 गाड़ियों का झमघाटा होता है। आप अगर कैमरे को जूम करके मारेंगे, आप सारे मीडिया के लोग हैं, अच्छा कैमरा भी जूम आउट नहीं करते खुदा के बंदे। बंदा कहे ना कि यार अपना ड्रोन फुटेज ही दिखा दो, इसको जूम आउट करो ना, ड्रोन थोड़ा ऊपर लेके जाओ। वो ड्रोन जब ऊपर लेके जाते हैं नजर आ जाता है नीचे क्या है। तो वो क्रेनें 4-5 खड़ी करके 10 गाड़ियां साथ लगा के लोग गाड़ियों की छतों पे चढ़ा के ना, ये जब बंदे ना हो तो यही होता है। तो ये जो इनकलाब की ख्वाब देखे जा रहे हैं, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खालिद साहब एक्सप्रेस जी, सर वो 8 सितंबर का पूछा था कि उनकी तकरीरों में कोई मुकदमा कर रहे हैं। इस पे जो भी होगा इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे जी। साहब कल स्पीकर ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसमें तमाम सियासी जमातों को बुलाया, क्या उसमें पीटीआई को भी मदऊ किया गया है? दूसरा ये बता दें कि उसमें अस्करी क़यादत भी आएगी और सर ज़रा रिपीट कर दीजिएगा एक दफ़ा प्लीज़। जो कल स्पीकर ने एक बुलाई है, इजलास बुलाया है, जी। उसमें तमाम सियासी जमातों का दावा है या पीटीआई को भी शामिल है उसमें, और दूसरा अस्करी क़यादत क्या उस इजलास में आएगी? देखिए इस हवाले से ये पता नहीं कहाँ से आपको किसने बताया, मेरे पास तो ऐसी कोई मालूमात, इससे कोई इतलात होंगी, मैं स्पीकर से पूछ के आपको बता दूंगा जी। सुहेल चौधरी साहब, पिछले तो समझी में है ही नहीं। सुहेल चौधरी साहब। अच्छा सर, Mr. Sir, Pakistan is going to host SCO CH3। जी 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 जी। इस मौके के ऊपर हिस्टोरिक एक मौका है जिसमें पूरी दुनिया की मतलब ईस्ट की क़यादत आ रही है, 8-9 मुल्कों के वज़ीर आज़म आ रहे हैं। तो इस मौके पर हमने जो मुल्क के अंदर जो दाखिली इंतशार है, इसको मतलब कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए वैसे इक़दाम किए कि ऐसे मौके पे कोई चीज़ हमारी जो इंटरनल डिवाइड है वो सामने ना आए। इस पे कोई ऐसा कंसेंसस? देखिए मैं ये समझता हूँ कि एससीओ के जी आपने यूएन के जो साइडलाइन के ऊपर जो आईएमएफ के साथ जो ब्रेक थ्रू हुई है, इसकी भी थोड़ी वजाहत है। देखिए एक तो सबसे पहले जो शंघाई ताउन तंजीम की समिट है पाकिस्तान के लिए, ये भी बहुत बड़ा एजाज़ है। बहुत अरसे बाद 12 से ज़्यादा सरबराहान मुमलिकत पाकिस्तान आ रहे हैं किसी समिट के लिए। ये पीछे आप अगर आप नज़र दौड़ाएं तो बहुत अरसे से कोई समिट पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई। ये पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ एजाज़ है बल्कि मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिलेशंस के अंदर पाकिस्तान का जो इमेज है मुल्क से बाहर, उसमें बहुत बेहतरी आएगी। और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए ये एक संग मील साबित होगा। इसमें बायलैटरल मीटिंग्स भी होंगी और उन रहनुमाओं की आपस में बायलैटरल मीटिंग्स होंगी। तो शंघाई ताउन तंजीम में आस्ताना में जब हुई थी तो पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से ना सिर्फ अपना मुकदमा लड़ा था बल्कि भरपूर किरदार अदा किया था। तो हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं इसको होस्ट करने के लिए। और तमाम सियासी जमातों को मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की इज़्ज़त का मामला है। आप इसमें अपना किरदार अदा करें और मुस्बत किरदार अदा करें, आपको किसी ने नहीं रोका, बल्कि आपको करना चाहिए, एज ए पाकिस्तानी करना चाहिए। तो जिस तरह पूरे पाकिस्तान ने तकरीर की तारीफ़ की, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है कि इस हवाले से भी पूरा पाकिस्तान इस पर मुत्तहिद हो, मुत्तफ़िक हो और एससीओ को वो सपोर्ट करे। बाकी जो इक़दामात है इस हवाले से, एससीओ के हवाले से, मैं समझता हूँ कि ये इसके लिए भरपूर अभी जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। और पाकिस्तान में जब भी आलमी रहनुमा आएंगे और यहाँ पे वो ना सिर्फ पाकिस्तान को देखेंगे, पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे से बातचीत होगी, तो ये इंशाल्लाह ताला हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। सर मेरा सवाल ये है कि जब भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी या कहीं एहतजाज होता है तो सबसे पहले जो पुलिस तशद्दुद का निशाना बनते हैं वो हमारे कैमरा मैन, हमारे साफ़ी भाई बनते हैं।
और उनको गिरफ्तार भी किया जाता है। फिर उसके बाद सूरत हाल ये बनती है कोई पूछने वाला भी नहीं होता। जी इस हवाले से कोई लाहेअमल आप बना रहे हैं और दोबारा फिर एक एहतजाज जो हो रहा है, कॉल हो रही है जो दोबारा 4 तारीख को, तो उस हवाले से कोई आप हिदायत जारी करें कि साफ़ियों को तो माफ़ी दें कि उन्होंने तो अपना काम करना होता है, कैमरा मैनों में भी काम करना होता है, लेकिन कोई वाज़ेह लाहेअमल नहीं होता। और वो पुलिस वाले भी कहते हैं कि हम किसी की नहीं सुनते, हमें नहीं पता, हमें तो जो ऑर्डर है वही करना है। क्या ये ऑर्डर दिया जाता है? इसी से रिलेटेड रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जर्नलिस्ट का कम से कम कार्ड चेक करें कि उनको तो आने की इजाज़त दी जाए। देखिए, मैं ये समझता हूँ और मैं इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को भी ये कहूँगा कि किसी जर्नलिस्ट को, किसी कैमरामैन को जो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी के लिए निकला है, इस गार में तंग ना किया जाए। देखिए, आप ज़रूर जो खुद साख्ता कार्ड वाले पप्पू बबलू हैं जो शाम को 200 व्यूज़ वाला वो बनाते हैं वीडियो, आप उनको ज़रूर चेक करें क्योंकि उनका एडिटोरियल कंट्रोल कोई नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है कहीं पे। वो तो बस घर से निकले हैं, अम्मी अब्बू ने फ़ोन लेके दिया है तो उन्होंने कहा यार चलो आज वीलॉग बनाते हैं और आज स्टॉक मार्केट की स्पेलिंग भी नहीं आते मगर स्टॉक मार्केट पे बात कर लेते हैं। तो वो उनका एक ज़रूर है, आप देख लें। बाकी जो प्रोफेशनल सहाफ़ी है, जो प्रोफेशनल इवन वीलॉगर है, जो मतलब जिसका किसी न किसी इदारे से कोई ताल्लुक़ है और जो प्रॉपर एक सहाफ़त के उसमें ज़ुमरे में आता है, और जो कैमरामैन है, मैं इस पे आप एक वफ़्त अभी तश्कील दें, मैं मैन ऑफ एक्शन हूँ, मैं बिल्कुल अपने पीएम की तरह चाहता हूँ कि मामला तेज़ी से आगे चलें। आप मुझे अभी एक कमेटी बना दें, कैमरामैन भी डालें उसमें, 2-3 साफ़ी भी डालें, मैं आपकी भी आईजी इस्लामाबाद से मुलाकात कराता हूँ और इस मामले को हल करें कि ये मुश्किलात हमें प्रोफेशनल अपनी ड्यूटीज़ की कवरेज में नहीं आनी चाहिए। और ये मैंने देखा है क्योंकि हम अपोजिशन में रहे ना, हमने देखा है कि वहाँ पे जहाँ पे अपोजिशन को रगड़ा लग रहा होता है, बिला वजह साफ़ी और कैमरामैन उसके रगड़े में आ जाते हैं। तो क्योंकि पुलिस को एक तरह की इंस्ट्रक्शन होती है, एक माइंडसेट होता है मौके पे, तो वो मामलात को ख़राब करते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक वाक़या हुआ मुझे बताएं, उसका नोटिस लेते हैं, दादरसी करते हैं। दुनिया न्यूज़ के कैमरामैन को मारा गया है, उसका मोबाइल तोड़ा गया है। आप एक मुझे लिख के दे दें काइंडली, एक कमेटी भी बना दें, कौन जिम्मेदारी लेगा, अभी जिम्मेदारी का तयन कर लें। हाँ साहब, आप एक मुझे वो पिंडी वाले वाक़े की भी तफसील और दूसरा एक यहाँ के हवाले से भी एक वफ़्त की तश्कील नंबरों के साथ मुझे एक दरख्वास्त आप तस्वर साहब को दे दें, मैं कर देता हूँ। तारिक अजीज साहब जी, तैयब रज़ा साहब का तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान में अपने बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ। देखिए, उनसे बड़ी अच्छी बायलैटरल मीटिंग्स रही और उनके वज़ीर ख़ारजा भी पीछे आए हुए थे पाकिस्तान, और उनसे भी अच्छी मुलाकात रही है। तो वज़ीर आज़म साहब ने उनको दौरे की दावत दी है और उन्होंने बड़ी बहुत ही खुलूस के साथ उस दावत को कबूल किया है। तो उसका जब टाइम फ्रेम दोनों ममालिक के दरमियान तय होगा तो आपको इंशाअल्लाह ताला आगाह कर देंगे। अच्छा सर, 8 तारीख को सऊदीया से बड़ा एक बहुत अहम डेलीगेशन आ रहा है, उनके साथ क्या कुछ जी, उस पर बिल्कुल आज वज़ीर साहब ने उसमें मीटिंग भी रखी है, भरपूर तैयारी कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से मामलात को जो हतमी शक्ल देनी है तो उस पर भरपूर तवज्जो है। आज वज़ीर आज़म साहब खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।